नमस्कार दोस्तों, ये देखिए फिर से आ गया हूँ आपके लिए लेकर वॉरियर्स ड्रिल 17। जितने भी लोग हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस की तैयारी करने वाले सभी का स्वागत है, सभी का इस्तकबाल है। और आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज द फॉल टेक प्लेस। जो फॉल होता है सैटर्न का वो किस बुक में टेक प्लेस होता है आपको बताना है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 1 का जिन लोगों के जहन में जवाब बी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। बुक 9 में ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में बी आंसर बिल्कुल सही होगा। बुक 9 में फॉल टेक प्लेस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अ स्टेटमेंट दैट सेज लेस देन व्हाट इज मेंट। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन एन इंपॉर्टेंट वन। रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। हाइपरबोली, लाइटिटीज, एनेक्डोट, सिमिली, क्या हो जाएगा उत्तर आपका बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर लाइटिटीज आंसर हो जाएगा। एक तरह का अंडर स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट दैट सेज लेस देन व्हाट इज मेंट। ओके, लाइटिटीज। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टाइप ऑफ कॉमेडी in which ridiculous and often stereotype character are involved in silly far-fetched situations। एक तरह की कॉमेडी है इसमें जिसमें कई बार रेडिकुलस और कई बार स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं सिली फार-फेचेड सिचुएशन में, मूर्खतापूर्ण सिचुएशन में, परिस्थितियों में फंसे हुए मालूम पड़ते हैं। इस तरह की कॉमेडी होती है। क्या हो जाएगा ये? पैरोडी होगी, पैरेबल होगा, फार्स होगा, ब्लैक कॉमेडी होगा। बताएं क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर बिल्कुल जिन लोगों के जहन में फार्स आ रहा है जवाब वो बिल्कुल सही है। और दोस्तों बता दें फार्स में इस तरह की सिचुएशन होती हैं, सिली फार फेचेड सिचुएशन होती हैं, जैसे चोर के घर में ही चोरी हो जाना, चोर जाके पुलिस स्टेशन में ही छिप रहा है, इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, वहाँ पर फार्स होता है। द सडन रनिंग ऑफ अ हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स इज। जैसे डिस्कवरी चैनल पे दिखाते हैं ना कि दौड़ रहे होते हैं, शेर आ गया तो एकाएक जो हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स, जो एनिमल्स का झुंड है वो एकाएक दौड़ रहा होता है, डरा हुआ जो एक झुंड है एनिमल्स का, उसे क्या बोलेंगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। उसे बोलेंगे स्टैम्पीड। ध्यान में रखिएगा, स्टैम्पीड। ग्रुप वर्ड्स को वे बिल्कुल नज़र बनाए रखिए, क्योंकि जितने ये ग्रुप वाले वर्ड्स हैं ये आते हैं आपके एग्जाम में। एनिमल वॉइसेज आती हैं। हु इज़ द मैसेंजर ऑफ द फेरीज इन द टेम्पेस्ट। आपको बताना है फेरीज का मैसेंजर कौन है टेम्पेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देना है। बिल्कुल ऑफ कोर्स अगर आपके मन में डी जवाब आ रहा है तो बिल्कुल आप सही हैं। एरियल आपके सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जिन दोस्तों के जवाब डी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। टेक टू हार्ट, इस ईडियम का मतलब बताइए हमें क्या होगा। टू डिसीव अ पर्सन, टू डिस्करेज, एक्सेप्ट इंसल्ट, फील एक्सेसिवली, क्या हो जाएगा? टेक टू हार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में फील एक्सेसिवली हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। फील एक्सेसिवली, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। टू बी डीपली अफेक्टेड और हर्ट बाई समथिंग, किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए, वो होता है टेक टू हार्ट। ही टुक देयर क्रिटिसिज्म टू हार्ट, मतलब उन्होंने उसकी आलोचना को दिल पे ले लिया। शी टुक हर फेलियर टू हार्ट, उसने अपनी जो असफलता है उसको बिल्कुल, उसको बहुत ज़्यादा मतलब उस पर विचार करने लगा, सोचने लगा, हताश हो गया, निराश हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। When none of the advocate accepted his offer, he apologized to them, no error। बताइए किस पार्ट में एरर है, आपको बताना है, आपको डिटेक्ट करना है किस पार्ट में एरर है बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। तो नन ऑफ द एडवोकेट्स हो जाएगा, जिन्होंने मेरे बताए हुए हिसाब से थोड़ी भी पढ़ाई की है उनको तुरंत वो डिटेक्ट कर लेंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी एरर डिटेक्शन में। तो यहाँ पर किस पार्ट में गड़बड़ी है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ए पार्ट में गड़बड़ी है, ध्यान में रखिएगा। इसकी व्याख्या भी आइए देख लेते हैं। ये देखिए, एडवोकेट के बदले एडवोकेट्स का प्रयोग होगा, क्योंकि नन ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल होता है, जैसे नन ऑफ द गर्ल्स। डैश इज द प्ले इन विच हीरो डाइज एट द एंड ऑफ द 4th एक्ट बट द प्ले कंटिन्यूज टू द 5th एक्ट। बताइए कौन से प्ले की हम बात कर रहे हैं? एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की बात कर रहे हैं, हैमलेट की, कोरियोलानस की, मैकबेथ की, किसकी बात कर रहे हैं?
क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 में एंटनी एंड क्लियोपेट्रा सही आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्विस्डन, क्लेयर, हेवुड, मैलिस, सच कैरेक्टर्स अपीयर इन गैल्सवर्दीज। गैल्सवर्दी के किस प्ले में ये कैरेक्टर्स आते हैं? अच्छा, एक बात और आपको बता दें, गैल्सवर्दी पर जिस तरह के इनोवेटिव क्वेश्चंस हमने दिए हैं अभी यूट्यूब पर किसी ने नहीं दिए। आप हमारे चाहे ऐप में जाके देख लीजिए पेड में, चाहे आप हमारी जो फ्री ड्रिल्स हैं उनमें देख लीजिए। गैल्सवर्दी पर हमारे क्वेश्चन सबसे अलग है, क्योंकि क्वेश्चंस हम बनाते हैं, हम क्वेश्चंस का कट कॉपी पेस्ट नहीं करते। जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो फिर वो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कैरेक्टर्स कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं? ट्विस्डन, क्लेयर, हेवुड, मैलिस, ये कैरेक्टर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। यहाँ पर सी जवाब हो जाएगा। फ्यूजिटिव में ये कैरेक्टर्स आते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में जिन दोस्तों के जवाब सी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। सैंडी सेड, आई हैव ऑलरेडी रिटन अ लेटर टू माई फैमिली। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। बताइए, चारों विकल्प आपके सामने हैं, क्या होगा जवाब? क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 में जिन दोस्तों के जवाब यहाँ पर ए आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। सैंडी सेड दैट शी हैड ऑलरेडी रिटन अ लेटर टू हर फैमिली। ओके, ध्यान में रखिएगा, आपको जेंडर का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर भी हमारे वीडियोस ऐप पर पड़े हैं, आप देख सकते हैं, जिनका बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उतना ही आगे जाएंगे। मस्टर्ड सीड इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज़ अ फ्रूट, अ ट्री, अ फेरी, अ विच। क्या है मस्टर्ड सीड मिडसमर नाइट्स ड्रीम में? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्ड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो एक फेरी होती है मस्टर्ड सीड, ध्यान में रखिएगा। वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस, चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। Unsolicited advice is not to be given. Unsolicited advice can't be given. Unsolicited advice may be not be given. Unsolicited advice should not be given. क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें दोस्तों, तो अगर आपने एक्टिव पैसिव के थोड़े भी नियम पढ़े हुए हैं तो आपको बताने में कठिनाई नहीं होगी कि यहाँ पर डी सही होगा। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आपको टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल दिया जाता है। चाहे आप जितनी जिद करें, हम आपको सिर्फ वही देंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। अगर बुखार का पेशेंट जाए और उसको कोई टीबी की दवा दे दे तो वो ठीक नहीं है ना। हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 4 महीने नहीं पढ़ाएंगे, एमएच अब्राहम 4 महीने पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे। टू द पॉइंट, जमाना रवाना हो गया, समय के हिसाब से चलिए, विद्वान नहीं बुद्धिमान बनिए। द पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज 32 लाइन्स विथ 4 स्टैंजास। किस पोम की बात कर रहे हैं? 32 लाइन्स विथ 4 स्टैंजास कंसिस्टिंग 8 लाइन्स ईच। हर एक पोम में 8 लाइन है। टोटल कितने स्टैंजा हो गए? 4 स्टैंजा हो गए। टोटल कितनी लाइन हो गई? 32 लाइन हो गई। किस पोम की हम बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, अनडाउटेडली, ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल होते हैं, सॉलिटरी रीपर की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ फिलिस्टाइन? वर्ड्सवर्थ को फिलिस्टाइन किसने बोला? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये स्विनबर्न ने बोला था, ध्यान में रखिएगा, कभी भूलना नहीं चाहिए आज के बाद आपको। अ कॉमिक वर्स ऑफ इरेगुलर मेजर इज क्लीशे टाइप क्वेश्चन। आई नो दैट दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड मेनी टाइम्स, बट दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द रीजन ये अपना वॉरियर्स ड्रिल में स्थान बना पाया है। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। तो हम डॉगरल की बात कर रहे हैं दोस्तों। कॉमिक वर्स ऑफ इरेगुलर मेजर, कोई इसकी रेगुलर मेजरमेंट नहीं होती और कॉमिक वर्स होता है डॉगरल। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच बोल सकते हैं, रिटोरिकल डिवाइस कह सकते हैं, विच पेंट्स इन वर्ड्स एंड प्लेसेज अ मैटर कंप्लीटली बिफोर आवर आइज। एक डिस्क्रिप्शन देती है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? अ फिगर ऑफ स्पीच विच पेंट्स इन वर्ड्स, शब्दों के जरिए पेंट करती है, समझ लीजिए पेंटिंग करती है, एंड प्लेसेज ए मैटर कंप्लीटली बिफोर आवर आइज, और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मैटर बिल्कुल हमारी आंखों के सामने आ गया हो। किसकी बात हम कर रहे हैं? तो यहां पर डायटाइपोसिस की बात हम कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। सी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा।
आइए देख लेते हैं डायटाइपोसिस क्या होता है। रिटोरिकली विविड एंड क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी चीज का विविड मतलब विविध, विविड विविध ऐसे समझिए, विविड का मतलब विविध, एंड क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सब्जेक्ट, बहुत ही क्लियर डिस्क्रिप्शन होता है। और डिटेल में देखते हैं। डायटाइपोसिस इज अ डिवाइस फॉर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रूल्स, a form of speech by which the speaker prescribes certain profitable doctrines, इसमें doctrines को prescribe किया जाता है, and precepts to the audience, audience के सामने कुछ doctrine रखे जाते हैं, कुछ सिद्धांत रखे जाते हैं इस figure of speech के जरिए। This is usually words of wisdom, ये जनरली जो सिद्धांत रखे जाते हैं वर्ड्स ऑफ विजडम होते हैं। कहने का मतलब एक तरह से बुद्धिमत्तापूर्ण बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। दिस इज यूजुअली वर्ड्स ऑफ विजडम दैट शुड, कुड और वुड प्रीमिएट पोस्टेरिटी। कहने का मतलब ये है कि एक तरह की ये डिवाइस है जिसके जरिए प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, कुछ नियम बताए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एन एक्फ्रास्टिक पोम इज अ पोम इंस्पायर्ड और स्टिमुलेटेड बाय। अब देखिए इस पोम की बात करें तो हम आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं किड्स की पोम्स का। ओके, तो किड्स की जो पोम है, कुछ एक पोम है जिसमें, तो एफ्रास्टिक पोम इज ए पोम इंस्पायर्ड और स्टिमुलेटेड बाय, किससे इंस्पायर्ड होती है? वर्क ऑफ आर्ट से इंस्पायर्ड होती है। अब किड्स की एक पोम है जो वर्क ऑफ आर्ट से, कई पोम उनकी वर्क ऑफ आर्ट से इंस्पायर्ड हैं, लेकिन एक मुख्य रूप से वर्क ऑफ आर्ट से इंस्पायर्ड है और एलटी के भी सिलेबस में है। वो एक एफ्रास्टिक पोम का एग्जाम्पल है। आइए अच्छा देख ही लेते हैं इसके बारे में। एन एक्फ्रास्टिक पोम इज बेस्ड ऑन वर्क ऑफ आर्ट। यूजुअली एक्फ्रास्टिक पोम्स आर रिटन अबाउट अ पेंटिंग, पेंटिंग के बारे में लिखी जाती हैं, बट दे कैन आल्सो बी बेस्ड ऑन स्कल्पचर एन ऑब्जेक्ट और इवन आर्किटेक्चर। मतलब स्कल्पचर के बारे में हो सकती है, पेंटिंग के बारे में हो सकती है, आर्किटेक्चर के बारे में हो सकती है। वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स इज द इलियड, व्हेन होमर डिस्क्राइब्स एक्लीज शील्ड। होमर एक्लीज का शील्ड का जो वर्णन करते हैं वो एक्फ्रास्टिक पोम का एग्जाम्पल हो गया। अनदर फेमस एग्जाम्पल ऑफ जॉन कीट्स ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ध्यान रखिएगा एक्फ्रास्टिक पोम का एग्जाम्पल है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। ड्रीम एलेगोरी इज आल्सो नोन एज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यूजीसी नेट, एलटी ग्रेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। तो ये ड्रीम विजन भी होता है, ड्रीम एलेगोरी को ड्रीम विजन भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये क्या होता है ये देखिए। ड्रीम एलेगोरी इज अ मोड ऑफ नरेटिव एक्सट्रीमली पॉपुलर इन मिडिल एजेस, मध्यकाल में बहुत पॉपुलर था। ओके, ड्रीम एलेगोरी बाय कॉमन कन्वेंशन द राइटर गोज टू स्लीप। राइटर, इसमें परंपरा क्या होती है कि राइटर चला जाता है सोने और सपना देखता है। सपने में क्या आता है उसके? रूरल सराउंडिंग आएगी, ग्रामीण पृष्ठभूमि आएगी, एंड ऑफन ऑन ए स्प्रिंग लैंडस्केप, और बसंत ऋतु वाला पूरा लैंडस्केप आएगा उसके सपने में, और उसका सपने में ही वो वर्णन करेगा। आप पोम पढ़ेंगे तो वो पोम किस में लिखी गई होगी? ऐसे दिखाएंगे कि सपने में लिखी गई है। वो जो सपना देखता है, ग्रामीण पृष्ठभूमि का, बसंत ऋतु का, स्प्रिंग सीजन का, जो वो सपना देखता है, तो ये ड्रीम एलेगोरी या ड्रीम विजन हो गया, ध्यान में रखिएगा। आप वॉरियर्स के प्लेटफॉर्म पर हैं जहां पर आपको सिर्फ वही दिया जाता है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्क्वालिड का सिनोनिम बताइए। स्क्वालिड वो है जो चीज़ गंदी हो, स्क्वालिड वो है जो चीज़ जो थोड़ा सा पॉल्यूटेड टाइप हो, जहाँ पर अच्छी फीलिंग ना आए। तो यहाँ पर स्क्वालिड का सिनोनिम तो डर्टी हो जाएगा अनडाउटेडली, ध्यान में रखिएगा। आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं जो हमने ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी से सीधे सीधे लिया है। इसका श्रेय उन्हीं को जाता है, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स को। स्क्वालिड देखिए ऑफन डिसअप्रूविंग होता है ऑफ प्लेसेज एंड लिविंग कंडीशन, जगहों और जहाँ पर आप रह रहे हैं। वेरी डर्टी एंड अनप्लेजेंट, कोई भी प्लेस जो बहुत डर्टी है, अनप्लेजेंट है, उसे आप स्क्वालिड बोल सकते हैं। सिनोनिम इसका फिल्दी भी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, फिल्दी। स्क्वालिड हाउसिंग मतलब बहुत गंदा घर। कंडीशंस इन द कैंप वर स्क्वालिड, जो कैंप था उनमें वहाँ पर जो कंडीशन थी बहुत मतलब सब चीज़ गंदा था, अनप्लेजेंट था, तो इस तरह ये यूज़ होता है। विल्ट, विल्ट का एंटोनिम बताना है आपको। देखिए विल्ट होता है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाने के अर्थ में यूज होता है। पौधा कोई बहुत ज़्यादा पानी की कमी से नीचे की तरफ मुड़ जाए, वो विल्ट होता है। तो अब बताइए विल्ट जब ये होता है तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा?
एक होता है मुरझा जाना, मुरझा के नीचे की तरफ झुक जाना, तो इसका हो जाएगा ब्लूम एंटोनिम। आइए इसको देख लेते हैं। ऑफ अ प्लांट और फ्लावर टू बेंड टुवर्ड्स द ग्राउंड बिकॉज द हीट और लैक ऑफ वाटर। ओके, टू बेंड टुवर्ड्स द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द हीट और अ लैक ऑफ वाटर। झुक जाना ग्राउंड की तरफ हीट की वजह से, लैक ऑफ वाटर की वजह से। Some of the leaves were beginning to wilt. The plants will wilt in direct sunlight. ये ध्यान में रखिए, चीज़ें इस तरह यूज होता है। तो दोस्तों आज के 20 क्वेश्चंस थे, इन 20 क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। फिर से आऊँगा लेकर कल इसी टाइम पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। वॉरियर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐप पर आइए और अपनी पढ़ाई को सीमेंट कीजिए, मजबूत बनाइए और नए अप्रोच के साथ पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।